पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सबसे पहले फटाफट से बता दो कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं भी तो विश्वास है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमेशा मुस्कुरा रहे होंगे। क्या सोच करके क्या रहे, वाह मैं तो बीएड की क्लासेस शुरू हो गई हैं, है ना। और आपकी क्लास रोज हो रही है, कम से कम इसी बात से खुश रहो भाई। चलो आओ एक बात बताते हैं आपको। क्या आपने स्किनर पढ़ लिया है, पावलोव पढ़ लिया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। आज ही इनका टेस्ट ले रहे हैं हम, अभी आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे। और जरा ये भी देखेंगे जो बच्चे रोज आ रहे हैं, हम देखते हैं सबकी चैट एक एक पढ़ रहे हैं। खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, क्या है, हम सब देखा करते। बहुत बातें हुई थी कल की क्लास में, हैं। चलो बात, देखो बातें करना हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। बट जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। कहते हैं ना बातें नहीं साथ जाएंगी, पढ़ाई साथ जाएगी। आप सोचोगे मैम पढ़ाई कैसे साथ जाएगी। हमने तो एक गुरु जी थे उनके मुंह से सुना था कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हाँ तो अब ज़्यादा इतना आपको धार्मिक भी नहीं बनना है, पहले पढ़ाई कर लो चुपचाप से। क्योंकि 55-60 हज़ार रुपये आप पे कर चुके होंगे अब तक अपने बीएड में, क्यों, अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो बोलो, है ना। लिखो फटाफट से कमेंट में किसकी सबकी फीस जमा हो गई। चलो थोड़ी फीस इधर भी जमा करवाएंगे, रुको अब हम, तभी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, क्यों। जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, कुछ नहीं जमा करा रहे, हम सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आइए देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे आज। और 100 नहीं, 10 नहीं, 10 मतलब 1000 हो गया ना, हाँ तो गुड। तो 1000% की वारंटी ले रहे हैं हम। क्या कि ये टेट, सी टेट, स्टेट टेट, सुपर टेट जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो इन्हीं साइकोलॉजिस्ट के नियम के अनुसार आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो इन्हीं क्लासेस में मैं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको उन्हीं से बनेंगे, ठीक। तो अभी बीच में रिवीजन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं भाई आज की अपनी कक्षा। सो हाउ इज द जोश, बोलिए हाई मैम, फिर शुरू करें, बोलो फटाफट से लिखो हाई मैम। देखो, और हाँ क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती, तुरंत नहीं, रात्रि 8 बजे तक मिल जाती है। और पीडीएफ से अगर आप लोग नोट्स बना रहे सो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाना तो रिवाइज जरूर कर लिया करिए एक बार जाने के बाद में। देखो, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है, सीधी सी बात है। ये क्या है, जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, इनके ये मोटिवेटर माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो है वो अपनी अंतिम सांस तक सीखता रहता है। और जो संज्ञानात्मक विकास है इसका इन्होंने किस तरीके से माना, विकास बुद्धि के मानसिक विकास, यानी कि मानसिक विकास की अवस्था से माना है, ठीक है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन चीज़ों को लिया है, तो बुद्धि, चिंतन, यानी बच्चे की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है वो, और उसका सोचने समझने की क्षमता यानी चिंतन है वो, और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित है। भाषा का परिवर्तन अर्थात देखो, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो कोई कोई बच्चे तोतले होते हैं, कोई कोई बच्चे वो शब्द उनके लिए टफ होता है ना, तो वो बोल नहीं पाते। और बच्चे उनका जो बड़े होते हैं वो उनके घर में बहुत मजे लेते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई छोटा बेबी हो, अगर वो कोई बात नहीं बोल पाते तो आप लोग उससे वही बार बार बोलवाने की कोशिश करते हैं ना, जिसमें वो वही बात बोले, तो आप लोगों की बड़ी मजा आती होगी। नहीं, बच्चों का आप मजाक उड़ा रहे हैं, बोलो जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब आपको समझाएगा अच्छे से, है ना। तो क्या होता है, भाषा का परिवर्तन भी संबंधित है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंता, समस्या समाधान जैसे तत्व महत्वपूर्ण है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित निम्न 4 पक्षों का अध्ययन किया। यही यही आपको याद रखना है। कौन कौन से 4 पक्ष है, पहला जैविक या शारीरिक परिपक्वता, दूसरा भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, तीसरा सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, और चौथा संतुलन। चलो फटाफट से बताओ कितने पक्षों का ध्यान रखा है, तो 4 4 कौन कौन से, पहला बायोलॉजिकल और फिजिकल यानी जैविक या शारीरिक, दूसरा भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, तीसरा सामाजिक वातावरण के अनुभव, और चौथा आपका संतुलन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि बायोलॉजिकल और फिजिकल मैचुरेशन क्या है। देखो, इस सिद्धांत जैविक प्रेरकों की परिपक्वता से संबंधित है, यानी कि इसके अनुसार बालक का व्यवहार भूख एवं प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार परिपक्वता से ही निरूपित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति वांछित व्यवहार नहीं कर सकता। पियाजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकारा है, ठीक। अब जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट कि भौतिक वातावरण के साथ अनुभव कैसे बताया कि बालक के अधिगम में उसकी ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। लर्निंग अभी पढ़ाई है ना, इससे पहले उसी की बात हो रही है यहाँ पे। भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभवों के मध्य तार्किक संबंध पाया जाता है। पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण अधिगम में सहायक है। भौतिक वातावरण के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन सा, एक तो अभ्यास, दूसरा भौतिक अनुभव, तीसरा तार्किक गणितीय अनुभव, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं है, आपको ये ऐसे ही पढ़ना है, मैं नहीं जानती, चाहे जैसे पढ़ो, चाहे बोर्ड लगे, कुछ भी लगे। लेकिन हाँ और हाँ एक बात और बता दें, एक बार आप ये मेरे से पूरा पढ़ लो, फिर एक क्लास हम ऐसी लाएंगे जिसमें आपको एकदम शॉर्ट में चीज़ें करा देंगे। इन सब की जितने भी आपके ये साइकोलॉजिस्ट है ना, स्किनर, पावलव और ये, इनके एकदम वन लीनियर जैसे आप पढ़ते हैं ना, वन लीनियर पढ़ा देंगे। लेकिन एक बात सोचो ना, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लो,
फिर तो वन लीनियर पढ़ना ही, पता है वन लीनियर का मटेरियल आपको इतना मिल जाएगा कि कुछ पूछो नहीं। आप किसी की भी क्लास देखो 10 मिनट में वो कंप्लीट करा देंगे, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में एक लोगों का सिद्धांत आराम से कंप्लीट कराया जा सकता है। मैं भी मानती हूँ, मैं भी करा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी आपके पास समय है और आप पर्याप्त मात्रा में आपको सीखना है, पढ़ना है, जो कि जब अगर आपका बीएड का पेपर जो थ्योरी वाला आया ना, तो फिर लिखोगे क्या अगर वन लीनियर पढ़ के जाओगे, मुझे ये बताओ आप, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो, ये चिंता नहीं करो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तब भी पढ़ो, देखें कैसे नहीं आएगा। एक बार नहीं आएगा दूसरी बार पीडीएफ से पढ़ लोगे जब, तब तो आएगा। चलो देखो अब पढ़ो फिर से। सामाजिक वातावरण से अनुभव कैसे प्राप्त होता है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है। वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं, सबसे पहले अगर आपका कोई दोस्त किसी पीड़ा में है, किसी दुख में है, किसी दर्द में है, मान लो वो कल एब्सेंट था, तो आज आप उसको कॉपी देंगे अपनी की, ये ले भाई कर ले। या हो सकता है कुछ ज़्यादा खास मित्र हो तो आप उनकी कॉपी लेके खुद है उनका वर्क कर दे हैं, ये भी होता था ना। क्यों, प्रतिस्पर्धा भी होती है भाई, जो कॉम्पिटिटर वाला बंदा है आपसे, जिसका कंपटीशन है, ये हमसे आगे ना निकल पाए। कल टीचर ने कहा टेस्ट है, तो आज ही एकदम तैयार होकर एकदम चश्मा वश्मा लगा के वो चले आए कि आज भाई हमसे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। किसी को पता चला उन दोनों में किसी की नहीं है, तीसरे बंदे के आगे। तो ये मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है बच्चों में। परंपरा एवं लोकाचार, जैसे कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को मानना, ये सब आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक वातावरण से अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा समाजीकरण को आधार माना है। अब यदि संतुलन की बात की जाए तो देखो, पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है, सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान यानी लर्निंग के टाइम पे जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, और यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रकार के आत्मीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे के सामने कोई मुसीबत आती है तब वो अपने खूब सारे दिमागी आइडियाज लगाते हैं ना, हैशटैग अपनी स्टाइल में, तो बस उसी समय उसका सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास होता है ना। यदि कभी पूछा जाए बात कि मैथ्स से रिलेटेड कोई चीज़ कभी पूछी जाए तो हमेशा जीन पियाजे लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें बताई अभी हम आपको बताते हैं, मूड तमूड सब समझाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी कौन सी अवस्था, तो संवेदी पेशी अवस्था, जिसको आप इंद्रिय जनित नाम गामक अवस्था भी कह सकते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और सच बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये जो बातें कर रहे हो सब लोग एकदम चुप हो जाओ, एकदम शांति से सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो। लास्ट के 5 मिनट्स दे देंगे, आराम से बातें कर लेना, ठीक है। मैं कभी नहीं मना करती हूँ ना आपको, तो फिर चलो फटाफट से ये पढ़ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, अब देखो, इसको सेंसरी मोटर अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। कब से लेकर के चलती है, जन्म से, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर के कब तक, बोलो, 2 वर्ष तक होती है। कौन सी, संवेदी पेशी अवस्था आपसे पूछा जाए या इंद्रजनित गामक अवस्था पूछा जाए। पेपर में जब आपके मल्टीपल चॉइस का कभी आएगा क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि बताइए संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे के अनुसार कब, किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी गई। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी 6 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 से 25 वर्ष तक। तो आपने सोचा पेशी की बात की गई, मतलब पेशी मतलब मस्कुलर, और मस्कुलर मतलब जब आदमी मजबूत हो जाता होगा, तो यस मैम तुक्का मार के हम आ गए 21 से 25 वर्ष, और वही सब लुढ़क जाते हैं। और जिन्होंने हम कक्षा में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो वो बता देंगे मैं कि मैम जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में। ठीक, उसके बाद में देखो क्या बताएगा, जिसको पियाजे ने फिर 6 भागों में विभक्त किया। इसी को पियाजे ने कितने भाग में विभक्त किया, 6 भागों में। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदना तथा सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस काल में बालक की बुद्धि की अभिव्यक्ति उसके कार्यों से होती है। इस अवस्था में बालकों में इंद्रियों का अनुभव तथा उन पर पेशीय कार्य करके समझ विकसित हो जाती है। इसी कारण इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। नवजात बालक, देखो, नवजात बालक स्पर्श की गई व देखी गई वस्तु भेद नहीं कर सकता, परंतु प्रथम वर्ष के अंत तक वह यह सीख जाता है कि इस आयु काल में बालक स्पर्श करना, चूसना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना आदि क्रिया करता है तथा 1 वर्ष के उपरांत यानी 1 वर्ष के बाद क्रियाओं में समन्वय करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक को वस्तुओं का स्थायित्व ज्ञान होता है, यानी धीरे धीरे बच्चा सीखता रहता है। पहले तो वो चीज़ों को विभेद ही नहीं कर पाता है ना। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है उसकी ओर, जैसे आप रेड कलर का बॉल दिखाइए उसको, तो बच्चा क्या होता है, आकर्षित होता है ना उसके प्रति,
जब एकदम छोटा बच्चा होगा जन्म के समय, आप उसको रेड बॉल दिखाओ चाहे कुछ भी दिखाओ, वो तो आइज बंद करे लेटा रहता है एकदम न्यू बॉर्न बेबी। फिर जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है ना, तब आप उसको रेड कलर बहुत प्यारा लगेगा, है ना। वो पंखा गोल गोल घूमता है तो कहो पंखा ही देखा करें, आप उसके सामने टॉयज ले जाइए तो वो आकर्षित होगा, है ना। अब उसके बाद में दूसरी एज आपकी क्या बताएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल एज। ये कब से कब तक होती है, तो याद रखना 2 से 7 वर्ष की अवस्था। पियाजे के अनुसार क्या बोला गया है इसको, तो वेट फॉर अ मिनट, तो इसको बोला गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है इसको घटनाओं एवं वस्तुओं का अर्थ का ज्ञान हो जाता है तथा प्रतिमाओं का अंताकरण प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक स्वकेंद्री एवं स्वार्थी न रहकर दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, स्वकेंद्रित होता है, स्वार्थी होता है, लेकिन उसके बाद में कैसा हो जाता है, बच्चा सबके पास जाने लगता है। जैसे पहले क्या होता है, वो सिर्फ मम्मा के पास रहता है, उसके बाद में वो सबके पास गोदी में जाने लगेगा, खेलने लगेगा, है ना। तो इस दौरान वह नई सूचना एवं अनुभव ग्रहण करता है और इस अवस्था में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को खेल व अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना तो शुरू कर देता है, लेकिन अभी वह तार्किक चिंतन करने में असमर्थ ही रहता है। इस कारण वह अवस्था को क्या कहा, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अब याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को और क्या कहते हैं, तो अतार्किक चिंतन अवस्था भी कहा जाता है। फिर देखिए बात की गई है मूर्त क्रिया काल की, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। ये अवस्था कब से कब तक मानी गई, तो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालकों के लिए मानी गई है। कैसे, इसमें क्या होता है, देखो जैसे होता है इस वाली एज में क्या होता है कि मूर्त क्रिया काल में बालक अंक, लंबाई, समय, भार जैसे संप्रत्य सीख जाता है और वस्तुओं में कार्यकरण संबंध जानने का प्रयास करता है। जैसे उसको आप 1 2 3 4 ये सब पढ़ाएंगे ना तो पढ़ना सीखेगा। जैसे आप बोलेंगे बच्चे से वो उठा लो बॉल आपने फेंकी, वो गया, वो घुटनों के बल चलने लगते हैं ना बच्चे, तो फिर वो जाएंगे, या पैदल मतलब धीमे धीमे चलना सब सीख जाते हैं, तो बच्चे आकर्षित होते हैं। फिर इसके बाद में देखो क्या होता है, इस अवस्था में बालक करके सीखता है। जैसे कोई भी काम हो ना तो वो पहले करेगा, उससे सीखेगा। क्या होता है इस अवस्था में, तो वो करके सीखता है, या वह वस्तुओं का क्रम निर्धारण कर उनका वर्गीकरण करता है और उसके बाद व्याख्या करता है। इस आयु काल में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य तो हो जाता है, परंतु उसका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना भी सीख जाता है। होप सो आपकी आपको बढ़िया लग रही होंगी चीज़ें, समझने में मजा आ रहा होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या हुआ, 4 बताई गई हैं आपको, ठीक, अवस्थाएं 4 बताई गई हैं। ये चौथी आप पढ़ रहे हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, 12 वर्ष की आयु के पश्चात आरंभ होती है, जो प्रौढ़ावस्था तक चलती है आपकी। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान करता है। बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है और समस्याओं के बारे में जानने एवं उनके समाधान का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना भी सीख जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये मूर्त चिंतन क्या है, ये मूर्त चिंतन क्या है, तो आइए बताते हैं आपको। मूर्त का अर्थात मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स, सुनो गौर से, अब ऐसी प्रॉब्लम्स जो बच्चे के सामने हो, क्या हो, प्रत्यक्ष हो, उसे क्या कहेंगे आप, मूर्त। तब वो उनको देख के जब वो कोई चिंतन करेगा तो वो क्या होगा, मूर्त चिंतन होगा। जैसे जैसे मान लो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उसके सामने घटित हो रही है त्वरित, जैसे मान लीजिए उससे ग्लास से पानी गिर गया, अब उसके सामने तो वो समस्या ही हो ना कि मम्मा मारी गया करके, ठीक, तो वो क्या करेगा, फटाफट से कुछ भी उसमें कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर कोई, अब मान लो, अब एक होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है पता है, जो प्रॉब्लम एक्चुअल में आपके सामने है ही नहीं, आप सिर्फ उसको सोच रहे हैं और उसकी कल्पना करके उसका आंसर निकाल रहे हैं कि मान लो ये बात मम्मी को पता चल गई या मेरे पेरेंट्स को पता चल गई, क्योंकि बालक अब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। 12 से 18 वर्ष की उम्र बताई थी मैंने, या 13 से 19, है ना, बताई थी ना। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ जरा, एक इस एज में जब आप अपने स्कूल टाइम में हुआ, जाओ जरा फ्लैशबैक में जाओ एक बार, चलो आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। जब आप अपने स्कूल टाइम में हुआ करते थे तो आपने क्या देखा, जरा याद करो वो दिन जब आप सोचते नहीं कि काश ये बात मेरी मम्मी को ना पता चले, अगर पापा को पता चल गई तो लंका लगेगी भाई। आज बस आज भगवान जी बस आज बचा लो, पक्का आगे से हम ये काम नहीं करेंगे, बस भगवान जी आज बचा लो। फिर पता चला नेक्स्ट टाइम फिर वही आपने गलतियाँ की कुछ और फिर बोल रहे हैं अगर भगवान जी बस आज बचा लो। जैसे मान लो कि कीचड़ में आपका जूता चला गया, है ना, या कोई ऐसी क्रिया कर दी आपने जिससे आपको बहुत डर लग रहा है। ऐसी बहुत सी क्रियाएँ होती थी नहीं बचपन में, है ना, जो कि बस हम लोगों को ये लगा करता था
रहा है कि बस भगवान जी आज बचा लो, आज कोई कुछ ना कहे, आज हमको डांटना पड़े, बस ऐसी चीज़ें होती थी। या कोई कोई कुछ केसेस तो ऐसे होते थे, अब केसेस की बात कर रही हूँ मैं, ज़रा समझ जाना कि अगर ये बात, ये मेरी स्टोरी मम्मी को या घर में किसी को भी पता चली तो निश्चित बहुत कुटाई होगी, हो सकता है कोई स्कूल बंद करा दिया जाए। तो ये सब समस्याएं एक्चुअल में है नहीं क्या, ये जो कि पता नहीं वो इस स्टोरी को मम्मी पता चल जाएगा तो कहो मम्मी खुश हो जाए, ज़रूरी है कि दुखी हो या मारे कुटें, है ना। अब ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बच्चा इसकी कल्पना करके सोच रहा है। तो ये किस प्रकार का चिंतन हुआ, ये अमूर्त चिंतन हुआ आपका। जो समस्याएं आपके प्रत्यक्ष रूप में हो उनका जब चिंतन करेगा बच्चा तो वो मूर्त, और जो समस्याएं एक्चुअल में है ही नहीं, सिर्फ आप सोच रहे हैं, वो क्या है, अमूर्त है। जैसे पियाजे के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताएं आखिर क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़िएगा आप, ठीक। तो क्या है, चलो आप जानते हैं क्या कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादित सिद्धांतों को शिक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया। शिक्षकों को इस सिद्धांत का ज्ञान अध्यापन कार्य विशेष दिशा प्रदान करता है। इस सिद्धांत में शैक्षिक उपयोगिता निम्नवत है। हमारे प्यारे शिक्षकों, चलो सीखो ये बात, क्यों, क्योंकि आपको आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को काफ़ी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यचर्या तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं अभिरुचि पर विशेष ध्यान देकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि पियाजे के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष सहायता मिलती है। वे अपने अध्यापन कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह के दोषों को शिक्षार्थी जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कि पियाजे का सिद्धांत यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, अब ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सके। अतः इस अवस्था में अर्थात 7 से 11 साल की आयु में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ता है तथा शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पियाजे के इस सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल के एक नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु पियाजे ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया कि खेल का शैक्षिक महत्व अधिक है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मकता संपन्नता विकसित होती है जो उसे संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार बनाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थी को अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई सोच व समझ विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता बिना किसी आवश्यकता के प्रत्येक कदम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें स्वायत्तता तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं होता जो संज्ञानात्मक विकास के एक बाधक के रूप में हो सकता है। आपको बच्चा चाहे जितना बुरा बोले लेकिन आप काम उसी से करवाइए, चाहे वो आपको कुछ भी बोले, लेकिन क्यों, आप जब उससे हार्ड वर्क करवाएंगे ना तो वो नए नए तरीकों से काम को करने की सोचेगा, तो उसका जो मेंटल लेवल है ना वो बढ़ेगा, है ना। अब उसके लिए आपको चाहे जितना कुछ भी करना पड़े बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, अगर आप उसकी बार बार मदद कर देंगे ना तो वो बाधक बन जाएगा। स्पष्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व अत्यधिक है। इससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए स्वयं भी अच्छा निर्देशन मिलता है तथा साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए भी अधिक उपयोगी सुझाव मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, संज्ञानात्मक विकास की कक्षा। अब ना जो आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते, ज़रा फटाफट से बताओ। पहला क्वेश्चन ये कि जो स्किनर के सिद्धांत में चूहे का प्रयोग किया गया था, है ना, वो चूहा किस कलर का था, जरा बता दो फटाफट से। हाँ, जब तक आप लोग ये लिखो कि वो चूहा किस कलर का था तब तक हम आपको बता दें, कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम लीवर क्या होता है। मैंने उसके बाद में देखा तो देखो मैं बता दूं, लीवर जो स्किनर का बॉक्स था उसमें लीवर जैसे आपके घर में आर ओ लगा है ना, तो आप उसमें क्या करते हैं, टैप को ओपन करते हैं, मतलब पुश करते हैं ना, तब पानी निकलता है। तो बस वो लीवर भी कुछ इसी प्रकार से था कि जब वो उसका पैर पड़ता था उस पर गोल गोल घूमने पे वो पुश होता था हल्का सा, तो भोजन निकलता था। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसको पुश करने पे कुछ प्राप्त हो रहा हो, दैट्स कॉल्ड लीवर। बात समझ में आ गई। कोई लीवर कोई बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई बहुत नई चीज़ थी। नॉर्मली आप ऐसे समझो जैसे आपके घर में आर ओ एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा ना, जिससे आप पानी निकालते हैं, बस पुश करते हैं ना, पुश करते ही निकल आता है, वो वही बस सिस्टम था, ठीक। हाँ, तो जिन बच्चों ने लिखा चूहा सफ़ेद रंग का था उनका एकदम सही आंसर है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लें, बोलो। इनका जो स्किनर का दूसरा एक एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, और जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था वो
कि मतलब किस बालकों के लिए सबसे अच्छा था, मंदबुद्धि बालक या फिर कुशाग्र बुद्धि बालक या फिर हाँ चलो ऑप्शन दो ही हैं आपके पास, मंदबुद्धि बालक कि कुशाग्र बुद्धि बालक, बताओ। ये क्वेश्चन आपको बताना है। चलो बस 3 क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं। और हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जाने का समय हो रहा है हमारा, और आपको जो भी बातें रह गई हो, जो भी आपकी कुछ डाउट्स रह गए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। इवन अगर आपको पीडीएफ से भी ना समझ में है ना, तो एक सुविधा और दे रहे हैं आप जो आपको, आपके 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक तो पीजी पॉइंट है, एक पीजी पॉइंट हेल्प के नाम से है ना। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप सब कुछ भेज सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। तो ऑफिशियल चैनल है, यहाँ बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक चैनल है हेल्प के लिए जिसमें आप बातें कर सकते हैं। तो उसमें आप ना पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भेज दो मार्क करके कि मैम ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं उसकी एक दिन डाउट सेशन रख दूंगी, वो सब क्लियर कर दूंगी। बस इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या क्या कर दूँ बताओ, है ना। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, कैसी लगी प्लीज़ आप लोगों के लिए एक टारगेट मैंने सेट किया 100 लाइक्स का, वो भी आप लोगों ने 2 दिन मैंने बोला नहीं कंप्लीट किया। बस हम फील सैड कर सकते हैं और आपको मार कूट तो सकते नहीं, इतनी दूर जो है ना। बात आपसे सिर्फ प्यार से ही कहीं करवाई जा सकती है, मनवाई जा सकती है, क्योंकि मार पीट का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मिलेंगे नहीं आप हमको। ठीक है, सेशन को बस लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे क्या मतलब, जो भी आपके डाउट्स वगैरह कुछ भी हो, जो भी आपका मन करे वो कमेंट्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं इशू है। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लिखो फटाफट से भाई, अपनों के लिए रोज़ रोज़ बताना पड़ता है ये तो, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, अपने घर के पेरेंट्स के फैमिली मेम्बर्स जो भी हों, है ना, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद मेरी तरफ से ले लीजिएगा। बोलिएगा मैम ने प्रणाम बोला है ना। अगर पास में है तो सुना भी दीजिएगा, प्रणाम अंकल आंटी चाची चाचू दादी दादू, जिनके पास भी आप बैठे उन सबको, ठीक है। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।